डियर व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। आज हम इंडियन इकॉनमी के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली आपने ये सुना होगा कि इंडियन इकॉनमी जो है वो कंट्रैक्ट हो गई, वो श्रिंक हो गई एक बड़े सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन से, बड़े मार्जिन से। तो बेसिकली क्या हुआ कि मंडे को यानी 31 अगस्त को जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने डेटा लोगों के सामने लाया, डेटा पब्लिश किया और उनका ये कहना है कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है करंट फाइनेंशियल ईयर का, जो फ्रॉम अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल मई और जून के लिए जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि इंडियन इकॉनमी जो है वो 23.9% से जो है वो कंट्रैक्ट हो गई या श्रिंक हो गई। तो जब हम जीडीपी बुनियादी तौर पर मेजर करते हैं, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट क्वार्टर की बात की, तो जब हम फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी मेजर करेंगे तो हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर जब फर्स्ट क्वार्टर पे हमारा जीडीपी था उसका वैल्यू कितना है, और फिर जो आज जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, आज के फर्स्ट क्वार्टर में कितना जीडीपी है, तो इनका हम मुकाबला करते हैं, ये देखते हैं कि इम्प्रूव हुआ है या इसमें जो है कमी आ गई है। तो इस तरह हम जीडीपी ग्रोथ मेजर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन इकॉनमी है पिछले साल के मुकाबले में, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर था फ्रॉम अप्रैल मई एंड जून जो आता है, तो उसके मुकाबले में इस साल की जो इकॉनमी है, जो जीडीपी हमारा है, जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन है, उसके वैल्यू में हम देखते हैं कि 23.9% जो है वो कमी हुई है, यानी ऑलमोस्ट 24% इंडियन इकॉनमी जो है वो श्रिंक हो गई है। जो फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमारे अब वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये बात हमने समझी कि ये श्रिंक होने का मतलब क्या है। बुनियादी तौर पर जीडीपी का वैल्यू कम हो गया है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो है वो हम देखते हैं कि 24% से कम हो गया है जब हम जीडीपी को, आज के जीडीपी को पहले क्वार्टर के जीडीपी का मुकाबला करेंगे लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी के साथ। तो इसमें हम ये देखते हैं कि देखिए जो इकॉनमी में जो एक्सपेंडिचर्स के डिफरेंट टाइप्स है, यानी कि जो जीडीपी के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसमें हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है, यानी कि जो आम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, आप और मैं एक्सपेंडिचर करते हैं। इसी तरह बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है, जो बिजनेस करने वाले लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसका आता है एक कंपोनेंट, और फाइनली हमारा एक कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। तो जब हम इंडियन इकॉनमी पे नज़र डालते हैं तो इंडियन इकॉनमी में जो कंपोनेंट सबसे बड़ा है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है, यानी कि जो आम लोग कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये 56% है ओवरऑल जो जीडीपी का वैल्यू हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है या जो इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है, वो ऑलमोस्ट 32% आता है इंडियन इकॉनमी। थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये ऑलमोस्ट 11% था ओवरऑल जीडीपी का, इसमें कंट्रीब्यूशन 11% था। और जो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स था, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, तो उसका एक स्लाइट नेगेटिव इम्पैक्ट ही था, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था, तो इट वाज अराउंड 0%, 1%। तो लेकिन मेजर जो इसके दो कंपोनेंट्स है वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो जो अभी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स अब आ रहे हैं वो कहते हैं कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसमें 27% जो है वो डिक्लाइन हम देखते हैं। जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है उसमें हम 50% डिक्लाइन देखते हैं, यानी कि जो आप और मैं एक्सपेंडिचर करते थे, अगर हम 100 रुपया आज तक एक्सपेंडिचर करते थे या इससे पहले एक्सपेंडिचर करते थे, अब हम जो है 73% जो है वो एक्सपेंडिचर करते हैं, 73 रुपीज़ एक्सपेंडिचर करते हैं, 27 रुपीज़ जो है वो कमी हम देखते हैं एक्सपेंडिचर में। इसी तरह अगर बिजनेस इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ की होती थी, अब 50 रुपीज़ की होती है, तो ये काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है, जिससे हम जो हमें ये दिखाता है कि जीडीपी में किस कंपोनेंट की वजह से कितना जो है वो रिडक्शन हुआ है, कंट्रैक्ट क्यों हुआ है जीडीपी में। तो ये जो डिक्रीज हम देख रहे हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है जो कोविड की वजह से 25
मार्च को लॉकडाउन लगाया गया पूरे कंट्री में, तो ये एक सबसे बड़ी वजह बन जाती है इस कॉन्ट्रैक्शन की, इकॉनमी श्रिंक होने की। और जो लॉकडाउन लगाया गया वो सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउनों में से एक था, यानी कि चाइना के बाद शायद इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पर लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया। आपने देखा होगा कि बिल्कुल गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं थी। जिन लोगों को जो वापस घर जाना था, मज़दूर लोग थे या बाकी सैलरीड पर्सनस थे जो कंपनियों में काम करते थे, तो उनको वापस जाने में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि लॉकडाउन जो था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो लॉकडाउन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इंडियन इकॉनमी जो है वो कंट्रैक्ट हो गई, वो श्रिंक हो गई इतने बड़े मार्जिन से, इतने बड़े प्रोपोर्शन से। लेकिन हमें ये बात भी यहाँ पे याद रखनी है कि जो ओवरऑल हम ट्रेंड देखते हैं पिछले 7-8 सालों का, उससे हमें ये पता चलता है कि इकॉनमी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट क्वार्टर जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था उसमें हमने 3.1% ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व की। तो दैट मीन्स कि जो नॉर्मल था इंडियन इकॉनमी के लिए, इट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हम पहले ही 3.1 पे आ चुके थे। तो बाद में कोविड-19 की वजह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया, तो जाहिर सी बात है कि इकॉनमी जो है वो काफ़ी सीरियसली जो है उस पर असर पड़ा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे जाननी है वो ये कि अब जो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, श्रिंक हो गई, तो इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी इम्प्लिकेशन जो इंडियन इकॉनमी के लिए है वो ये है कि ओवरऑल ग्रोथ जो बताई जाती है 2020 के लिए जो होगी, या फाइनेंशियल ईयर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो नेगेटिव ग्रोथ होगी। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि सम 7% अराउंड जो नेगेटिव ग्रोथ होगी इंडियन इकॉनमी की, -7% ग्रोथ होगी इंडियन इकॉनमी के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशन होगी इंडियन इकॉनमी के लिए। दूसरा ये है कि जब हम सेक्टर वाइज देखते हैं कि किस सेक्टर पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज में कंस्ट्रक्शन हमारा आता है, तो 50% उसमें कॉन्ट्रैक्शन हमने ऑब्जर्व किया। ट्रेड, होटल्स एंड अदर सर्विसेज में 47% हम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, नेगेटिव ग्रोथ देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम 39% की कमी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये वो 3 सेक्टर्स है, या ये वो लीडिंग सेक्टर्स है जो न्यू जॉब्स प्रोवाइड करते हैं इंडिया के यूथ को। तो इनमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रिड्यूस होना जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का सीरियस इशू इंडियन इकॉनमी के लिए क्रिएट करता है। तो पहले ही हमारा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस था, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई हो गया। तो इट इज़ सेड सम 100 मिलियन to 150 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन है लोगों का जिन्होंने एक छोटे पीरियड में, एक छोटे से मुद्दत में, जिन्होंने ये सोचा नहीं था कि दे विल बी लूजिंग देयर जॉब्स, बट ऑल ऑफ ए सडन दे वर नो मोर देयर इन देयर जॉब्स। तो ये एक सीरियस इशू बन जाता है इंडियन इकॉनमी के लिए। एक तो नेगेटिव ग्रोथ है, दूसरा है सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पैदा हो जाती है इंडियन इकॉनमी के लिए। तीसरा ये है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी दुनिया की, तो वो पोजीशन जो है वो अब जाहिर सी बात है कंप्रोमाइज़ भी हो गई। और उससे हमें ये बात भी पता चली कि इंडियन इकॉनमी, दो इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये जो पैटर्न है इकॉनमी का, स्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी फ्रेजाइल है, क्योंकि बाकी इकॉनमीज़ इतनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गई। हम देखते हैं कि यूके एक ऐसी इकॉनमी है जो 21% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई, श्रिंक हो गई, लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल वर्ल्ड में जो ग्रोथ रेट होगी वो ऑलमोस्ट कोई 4.9% से जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हम महसूस करेंगे। ये IMF के ये स्टैटिस्टिक्स है, वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 5% जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हम देखेंगे ग्लोबल इकॉनमी की। लेकिन इंडियन इकॉनमी की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फिलहाल हमने 23%, 24% देखी पहले क्वार्टर के लिए, और ओवरऑल साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो
7% जो है एक्सपेक्ट की जाती है। तो ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशन है जो ये नेगेटिव ग्रोथ हम काफ़ी बड़ा नेगेटिव ग्रोथ हम ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट और सीरियस इम्प्लिकेशन इंडियन इकॉनमी के लिए होगी वो ये कि जो रेवेन्यूज़ है गवर्नमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो रेवेन्यूज़ भी कम होंगे। तो आपने शायद सुना होगा कि पहले ही सेंटर ने अपनी इनएबिलिटी दिखाई है स्टेटस को कि वो उसके पास पैसा नहीं है कि जीएसटी का शेयर जो उनका बनता है वो उनको पे इस वक्त कर सके। तो इस पे काफ़ी बहस अभी चल रही है इकॉनमी में, मुख्तलिफ जो इसमें स्टेक होल्डर्स है वो इस पे कंसर्न्स अपने जो है वो शो कर रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट्स या फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट्स जो हैं वो और भी डिटेरियोरेट होंगे इंडियन इकॉनमी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में अभी बैंकिंग का काफ़ी बड़ा क्राइसिस चल रहा है, डिफ़ॉल्टर्स है, बैड लोन्स दिए गए हैं और देयर आर सीरियस प्रॉब्लम्स विद बैंकिंग सेक्टर। तो अब गवर्नमेंट के पास अगर जाहिर सी बात है कि पैसा काफ़ी होता तो वो मीट आउट कर पाते, काफ़ी सारी चीज़ों को रेक्टिफाई कर पाते, लेकिन इकॉनमी अगर अब नेगेटिव चल रही है तो उसका इम्पैक्ट रेवेन्यूज़ पे पड़ेगा और गवर्नमेंट के लिए जो है ईज़ ऑफ डीलिंग विद बैंकिंग सेक्टर राइट नाउ ये मुश्किल हो जाएगा। और फाइनली जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो उन लोगों पे पड़ता है जो काफ़ी गरीब है, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं और उनके जॉब्स शायद सबसे पहले चले गए। इसमें अगरचे एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत हम एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स पॉजिटिव हम ग्रोथ देखते हैं, नेट कंट्रीब्यूटर बन गया इस दौरान, लेकिन ओवरऑल जो स्टेट ऑफ पॉवर्टी है वो और भी जो है वो ख़राब हमें दिखेगा, वो और भी वर्सन हो जाएगा, पॉवर्टी बढ़ने के इम्कान। अब जो लोग पॉवर्टी लाइन के काफ़ी जो है आसपास ज़िंदगी गुजारते थे तो ये कंट्रैक्शन की वजह से उनको पॉवर्टी लाइन के नीचे वो धकेले जाएंगे, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। तो उनके लिए बड़े मसाइल इसकी वजह से। जो एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशन कंट्रैक्शन और इकॉनमी श्रिंक होने के होंगे वो पॉवर्टी पे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है लोगों का जो पॉवर्टी लाइन से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अब वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के आसपास अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनकी इनकम पॉवर्टी लाइन के आसपास पड़ती है, तो कंट्रैक्शन की वजह से ये हो सकता है कि और भी लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे, यानी कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर इज़ लाइकली टू इंक्रीज इन इंडिया। और बाकी सारी एमिनिटीज़ अब जो मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से तो उन पे भी रेवेन्यू कम होने की वजह से असर पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पॉवर्टी के पैरामीटर पे पड़ सकता है जो लॉकडाउन किया गया या जो हम कंट्रैक्शन अभी देखते हैं। तो फाइनल चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ये है कि इट इज़ क्वाइट आयरॉनिक कि देखिए सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंडिया में हुआ और इसकी वजह से इकॉनमी गहरे तरीके से मुतासिर हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस जो हो रहे हैं अभी कोविड-19 के वो भी इंडिया में हम ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि लॉकडाउन तो इकॉनमी को मुतासिर कर गया लेकिन इट वॉज नॉट एबल टू स्टॉप कोरोना वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो इंडिया एक लीड स्टेट है इस वक्त दुनिया में जहाँ पे कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा जो है कोविड-19 सबसे ज़्यादा फैल रहा है। तो हमारा लॉकडाउन इट सेम्स कि ये जो हमने 24% का कंट्रैक्शन हमने देखा तो ये कीमत देने के बावजूद जो है वी आर नॉट सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग कोविड-19। तो इंडिया के आसपास सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, श्रीलंका वगैरह, तो वहाँ पे हालत comparatively it is better than India. So the ironic part of it is the most difficult part of this entire situation is that economy suffer तो हो गई हमारी पॉलिसी से, लेकिन जो कोविड-19 है उस पर कोई ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ा, वो फैल रहा है। आज के डिस्कशन की जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जो कोविड की पॉलिसी है और फिर जो इकॉनमी की जनरल जो इकॉनमी की पॉलिसी है उसको काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है, रिवैम्प करने की काफ़ी ज़रूरत है। वी नीड टू थिंक क्वाइट सीरियसली अबाउट a lot of things related with economy and COVID-19. The way we are handling both COVID and economy
seems to be not the best way of doing the things. तो ये पॉलिसीज़ रिवैम्प करने की, चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोविड और जो पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया था काफ़ी ज़्यादा, ये दोनों मिलके जो सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है उसको काफ़ी मुतासिर कर सकती है. थैंक यू वेरी मच.